अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। मुंबई म्युनिसिपल इलेक्शन के ताल्लुक से इलियास शमशी का खुलासा, एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। आज हम मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में जो इलेक्शन हुआ था और आज रिजल्ट आया, उसके ताल्लुक से हमारे साथ बात करने के लिए खुसूसी हमारे मेहमान इलियास शमशी साहब है, जो सदर है RFI के। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर कहाँ चूक हुई जहाँ मंजलिस को इस तरह की हालत हुई। शमशी साहब बताइए कि क्या कहाँ पर चूक हुई मंजलिस को, जो इस तरह के 3 सीट आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहली बात ये है कि BMC के इलेक्शंस में इमाम ने अपना खाता खोला, लिहाजा मैं अखलाक़ी तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर साहब को आपके चैनल के तवस्सुस से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि 2 MLA होने के बावजूद हैदराबाद से तमाम तर कॉरपोरेटर्स और उनके साथ साथ कॉरपोरेटर्स के अलावा जो वर्कर्स ने जाकर वहाँ पे जी तोड़ कोशिश की और ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि अब सेक्युलरिज्म का नारा और ये जो ढोंग है उसे बंद किया जाए, इसके बजाय अपनी क़ियादत को उभारा जाए। वो कोशिश के तौर पर जुमला मुझे जहाँ तक इत्तला है 60 सीटों में से सिर्फ 3 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी हासिल हुई है। इसके अंदर पहली कमज़ोरी ये है कि बग़ैर ऑर्गेनाइजेशन के, बग़ैर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के कोई तिजारत कामयाब नहीं हो सकती। ये तो तिजारत नहीं बल्कि सियासत है, लिहाजा सियासत का भी बग़ैर ऑर्गेनाइजेशन के कामयाब होना नामुमकिन है। हैदराबाद के अंदर ये मुसलमानों के जज्बात थे, यहाँ की सियासत जज्बाती सियासत है। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नाम पे हैदराबाद का गयूर मुसलमान वोट देते आया है, लेकिन जब बात हैदराबाद से बाहर निकल जाती है तो वहाँ की जो मुसलमानों की जहनी जो उरूज है और जो फ़िक्र है, जो सोचने की वाली जो बात है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और बग़ैर ऑर्गेनाइजेशन के कोई पार्टी का वहाँ पर कामयाब होना या कामयाबी का झंडा गाड़ना बहुत ही नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगा बल्कि बहुत मुश्किल है। और ये इब्तिदाए इश्क है, आगे देखिए होता है क्या। ना ऐसा तो नहीं है कि जैसे बात चल रही थी कि मंदिर जो है जहाँ पर भी खड़ी है तो उसका फ़ायदा जो है बीजेपी पार्टी को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी जो है शिवसेना और बीजेपी भारी अक्सरियत से कामयाब हुई है, तो यहाँ पर मंदिर का कितना रोल मानेंगे? आपका सवाल ही एक जवाब है। आपने अभी जो सवाल किया है वो खुद एक जवाब है। देखिए, जहाँ तक बात हिंदुस्तान की और इस मुल्क के ढांचे की है, इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि वोट पोलराइजेशन ये बहुत बड़ी अहमियत है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इसका अपना जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है कि ये इलेक्शन है। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे, आपके जलसे के अंदर भीड़ जमा हो जाएगी, हज़ारों की तादाद में लोग आ जाएंगे, सुन लेंगे और दूसरे दिन वो लोग जाकर वोट डाल देंगे। ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जितने जलसे और जुलूस होते आ रहे हैं और हो रहे हैं उसके ज़रिए वोट पोलराइजेशन का काम हो रहा है। ये बात हमें तस्लीम करना चाहिए कि जिस तरह मुसलमान हरे झंडे पे इकट्ठा हो रहा है, उसी तरह जाफरानी ताकतें भी, जाफरानी झंडे और जाफरानी झंडे वाली जो जमातें हैं, चाहे वो शिवसेना हो या बीजेपी हो या मानसा हो, जो कुछ भी पार्टी हो, वो लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं। और जिस तरह इत्तेहाद का जो नारा दिया जा रहा है उस इत्तेहाद के अंदर हम खुद नाकाम हो चुके हैं। इस बात को तस्लीम करना चाहिए। बॉम्बे इलेक्शन के अंदर मेरी ही तरह दिखने वाले मैं मुतव्वे की बात करता हूँ, बहुत अच्छी दाढ़ी थी एक ज़माने में, वो नरेंद्र मोदी को बहुत गालियाँ दिया करते थे। उसके बाद जो है उनकी तस्वीरें अकबरुद्दीन अवैसी साहब के साथ आई, सब कुछ आया, लेकिन जब टिकट की बात आई तो वो साहब ने अपने दाढ़ी, अपना लिबास, अपना कुर्ता पैजामा सब कुछ छोड़ के वो बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़े। तो ये चीज़ समझना चाहिए। ये हैदराबाद नहीं है कि किसी को धमकाया जाए, घर पे आके बैठ जाया जाए, कि भाई इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया जाए कि खालामा आपका ही बच्चा है, देखो अल्टरनेट नहीं है। ये बॉम्बे के अंदर, हैदराबाद के बाहर, अब जैसे बिहार के अंदर भी तजुर्बा देखने में आया है, अब यूपी का भी तजुर्बा हम लोग देखेंगे
कि वहाँ के हालात ऐसे नहीं है कि हैदराबाद के अंदर, ये हैदराबाद की बदबख्ती कहिए या हैदराबाद की खुशनसीबी कहिए कि हैदराबाद का हैदराबादी बाहर जाकर पनपता है, लेकिन हैदराबाद के अंदर सियासत ले लीजिए, तिजारत ले लीजिए, चाहे बेगम बाजार की शक्ल देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए हैदराबादी नजर नहीं आएगा। सियासत के अंदर आपको महाराष्ट्र के लोग मिल जाएंगे, तिजारत के अंदर आपको बेगम बाजार में राजस्थान के मारवाड़ी मिल जाएंगे, सोने के कारोबार में देख लीजिए आपको कोई और कौम नजर आ जाएगी, मछली का कारोबार देख लीजिए कोई और नजर आएगा। बेचारा हैदराबाद जो इतना मायूसी वाली मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हैदराबाद वाला आपको कहीं नजर आएगा तो कुवैत के अंदर या अबू धाबी के अंदर कहीं मजदूर का काम करते नजर आएगा। यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी मुसलसिल मेहनत करे हैं, तो यहाँ पर कहाँ चूक हुई? जिस तरह से कौसर मोहिउद्दीन के ऊपर एलिगेशंस लगे कि वो पैसे मांगे, अहमद बलाला के ऊपर एलिगेशंस लगे कि उन्होंने जो है टिकट बेच रहे हैं, पैसों के लिए मुतालबा कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है इनकी हाथ का सबक बना। हाँ, ये आपने जो अभी सवाल किया है, ये सवाल तो आईने की तरह साफ है। सोशल मीडिया और कई मीडिया हाउसेस इस बात के गवाह है कि टिकट बेचे गए हैं, कौसर मोहिउद्दीन साहब का नाम आया है, अहमद बलाला साहब का नाम आया है और कई लोगों के नाम आए हैं। और मेरा अपना मानना ये है कि पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जो करप्शन होता है वो करप्शन है। देखिए, बीएमसी की जहाँ तक बात है, सारी दुनिया में नंबर 1 पे वो अपनी स्टैंड रखती है, उतने करोड़ों अरबों खरबों रुपए का वहाँ का टर्नओवर होता है। इंडिया में नंबर 1 पे वहाँ का इलेक्शन आता है। जैसे आम तौर पर कुल हिंद सतह पर अगर देखा जाए तो एक एमएलए का जो लास्ट इलेक्शन में 2014 में हमने देखा था कि हारने वाले एमएलए ने 20 करोड़ रुपए खर्चा किए और जीतने वाले एमएलए ने 80 करोड़ खर्चा किए। अब 75 से 80 करोड़ रुपए में किसी को एमएलसी मिलता है। मामूली हैदराबाद के अंदर हम जिन पार्टियों का जिक्र करते हैं वो खुद पार्टी वालों ने कॉर्पोरेटर का टिकट 20 लाख से 50 लाख में बेचा है। तो बॉम्बे के अंदर भी ये करप्शन चला है, कई पार्टियों ने पैसे मांगा है। और मेरा अपना मानना ये है कि पैसे मांगना पार्टी वालों का तो ऐसी बात हो गई कि आप किसी हजाम की दुकान पे बैठे और उससे मुतालिबा करेंगे तो मेरे बाल काट और मैं तुझे पैसे ना दूंगा। पॉलिटिकल पार्टी चलती ही पैसे से है और खुद हुकूमतें इस बारे में कई चीज़ें वाज़ेह तौर पर लेके आ चुकी हैं जो करप्शन होता है। लिहाजा जो पैसा मांगा गया और जो लोग पैसा नहीं दिए, जो जज्बात पे जुड़े थे, अभी आयशा मुल्ला का भी बॉम्बे का बहुत तस्करा चलता है, उस लेडी के बारे में भी आता है कि लोगों ने तकरीबन 2-3 साल से जो है मेहनतें की। कई लोगों ने ये उम्मीदें रखी थी कि हैदराबाद आए थे, हैदराबाद आकर देखकर दक्कन मेडिकल कॉलेज देखा था कि हमारा एमएलए जीत गया तो हम भी मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। आज तक महाराष्ट्र में कोई मेडिकल कॉलेज तो छोड़ दीजिए, स्कूल भी नहीं खुला है। यहाँ के जो स्कूल्स देखे वहाँ लोगों ने काफ़ी उम्मीदें रख ली थी और जो जज्बाती जो सियासत थी वो जज्बात के कई नारे दिए गए, लेकिन वो जो मिल्लत, कौम, इत्तेहाद, अल्लाह, रसूल की जब बात 50 लाख 30 लाख 1 करोड़ पे आ गई टिकट मांगने पे, वहाँ से बगावतें हुई हैं और ये बगावतों को कंट्रोल करना उस वक्त ज़रूरी था। उन बगावतों को भी लाइट लिया गया, आसानी से देख लिया गया। जैसा हैदराबाद के अंदर देखा जाता है कि अगर कोई पानी पिलाता है तो उसके टैंकर में चूहे या घूस डाल दी जाती है, उस तरह का वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। लिहाजा ये भी वजह है कि यहाँ की सियासत जज्बाती सियासत है और यहाँ से बाहर की जो सियासत है वो अकल वाली सियासत है। वो सियासत के लिए पूरा एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना पड़ता है और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँगा। लिहाजा हमारे जो सदर साहब हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब है, उन्हें वक्त की ज़रूरत है कि वो यहाँ पर भी जो है जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है वो एक्सपर्ट्स को अपनी टीम के अंदर लें। और पूरे इंडिया में जब बात फैलने की आ रही है तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट के साथ साथ जो बाज़ाब्ता जो ग्राउंड लेवल पर जो बूथ लेवल तक का जो वर्कर होता है, उन्हें जिस तरह संभालना पड़ता है, उनसे जिस तरह काम लेना पड़ता है, उनकी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती है कि ऐसा नहीं है कि चल बाबा तू यहाँ से निकल जा। अब वो मामला चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब मजलिस बढ़ रही है तो लिहाजा दिलों को भी बड़ा करना पड़ेगा और ये उम्मीद भी की जा सकती है कि इंशाअल्लाह ताला अवैसी बरादरान अपना दिल बड़ा करेंगे। अब अगला टारगेट उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में आपको कैसा लग रहा है कि यही पॉलिसी से आगे बढ़ेंगे या कुछ तब्दीली लाएंगे और कैसी कामयाबी? देखिए साहब, जहाँ तक बात उत्तर प्रदेश की है, देखिए कोई भी उम्मीदवार कामयाब उस वक्त होता है जिसका अपना कोई पॉलिटिकल ग्राउंड होता है। चंद सीटों के ऊपर जो पार्टी चेंज करने वाले लोग हैं, यानी बरसाती मेंढक जो कहा जाता है, हर पार्टी में होता है। बीएसपी से निकलने वाला एसपी में आता है, एसपी से निकल के कोई कांग्रेस में जाता है, कोई कांग्रेस वाला बीजेपी में जाता है। तो इसी तरह कई लोग निकलकर एमआईएम में आए हैं और पैसा तो ज़रूरी अमल है ही पैसे का। यूपी की जहां तक बात है, मेरा अपना मानना यह है कि यूपी में एमआईएम खाता नहीं खोल पाएगी, क्योंकि यूपी में
मैं जब से आपसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन यूपी में एक चीज़ और ज़्यादा है, वो है पॉलिटिकल माफिया। और मेरा अपना मानना ये है कि दुनिया ही नहीं बल्कि दिल्ली की मैं बात करता हूँ कि खुद यूपी वाले दिल्ली पे राज करते हैं, और वहाँ पे जो मामूली उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी से बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी जो भी हो, वो लोग जो है मामूली जो बूथ लेवल का जो वर्कर होता है वो इनोवा मेंटेन करते हैं, और बेचारे यहाँ पे हमारे पार्टी के वर्कर बस में फिरते हैं, छोटे मोटे पैरवी कर लेते हैं, इस तरह के काम कर लेते हैं। तो लिहाजा एक माफिया की शक्ल है, उसमें टिक पाना बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक बात दीनी इदारों की है, जैसे देवबंद है, नदवा है, बरेलवी है, और हमारे फिरंग महली है, ऐसे कई शिया सेक्ट के लोग हैं, उन लोगों में से किसी ने भी एमआईएम की तायीद नहीं की है। हालांकि हैदराबाद के जो जितने मशाइख हैं, जो उलमा हैं, जो एमआईएम के स्टेज पर दारुस्सलाम में अक्सर बात करते रहते हैं, वो खुद भी नाकाम हो चुके हैं यूपी में जाकर। उनकी भी अपनी जो औकात रह गई है, उनकी भी अपनी जो हैसियत रह गई है, वो सिर्फ हैदराबाद की हद तक रह गई है। उन्हें भी कोई पहचान नहीं पा रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी खामोश बैठ गया है। लिहाजा जहाँ तक बात मज़हब के इस्तेमाल की थी, उसमें भी मजलिस को उतना सपोर्ट नहीं मिला है। और अब जो वोट पोलराइजेशन है वो तो 100% होगा, एमआईएम जीते या ना जीते, लेकिन आसार तो ऐसे नज़र आ रहे हैं कि बीएसपी और बीजेपी दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाने के चांसेस है। फिर भी आज तो 4th फेस हुआ है, अब अगले और 2-3 फेसेस है। वो फेसेस का रुझान कैसा रहेगा, अगर पोलिंग ज़्यादा हो जाती है तो वो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ माना जाएगा और एसपी के अगेंस्ट होगा। पोलिंग कम होती है तो एसपी कांग्रेस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लिहाजा इस वक्त ये कहना कि कौन जीतेगा मुनासिब नहीं है और बेहतर भी नहीं होगा। और टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के हिदायत के मुताबिक से हम लोग नहीं करना चाहिए कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। लिहाजा बहैसियत मुसलमान हम ये सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि मजलिस के उम्मीदवार जीतें, लेकिन आज वक्त की ज़रूरत यह है कि सेक्युलर उम्मीदवार जीतें और सेक्युलर पार्टियां जीतें, क्योंकि सिर्फ एक मुसलमान ना हुकूमत बना सकता है ना हुकूमत का हिस्सा बन सकता है। मुसलमान फिल वक्त अपना हिस्सा लड़के ले सकता है। और जहाँ तक बात हिस्सा लड़के लेने की है, हैदराबाद के अंदर तो हमारी अपनी जिस पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं 12% रिजर्वेशन के सिलसिले में, यहाँ पे कोई लड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है, कोई मेहनत नहीं हो रही है। बाजू महाराष्ट्र में अगर जाके देखते हैं तो वहाँ रिजर्वेशन का मूवमेंट चलाया जा रहा है। तो इस तरह की जो एक इलाके में एक पॉलिसी, दूसरे इलाके में एक पॉलिसी है, ये टिकने वाली नहीं है। उम्मीद है, दुआ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती तज्जिया ये है कि हैदराबाद के जज्बात हैदराबाद के बाहर नहीं चल पा रहे हैं। शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। हमारे साथ शमशी इलियासी साहब थे, जो खुलासा कर दिए हैं कि आने वाले इंतखाबात में जो उत्तर प्रदेश में जो मजलिस का मौजू रहेगा, जो मजलिस की जो मेहनत रहेगी, बल्कि और मेहनत करनी चाहिए मजलिस को। उम्मीद है कि मजलिस आएगी, लेकिन तौक़ात नहीं दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहम्मद गौस अली बाबा के साथ मैं शेखर अहमद अली, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।